सभी को नमस्कार। तो आज मेरा विषय आपको यह बताने के लिए है कि क्लेबश गॉर्डन कोएफिशिएंट को कैसे कंप्यूट किया जाए। यह आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बहुत सारी समस्याओं के बिना जानने की जरूरत है। न्यूक्लियर फिजिक्स आप सराहना नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि इस पाठ्यक्रम में तनाव यह है कि आपको क्लेबश गॉर्डन कोएफिशिएंट या सीजी कोएफिशिएंट का मूल्यांकन करने में अपना आजमाना चाहिए, जैसा कि यह ज्ञात है। इसलिए हमने पिछले लेक्चर में पहले ही देखा है। हमने क्या देखा है? हमने अयुग्मित आधार देखा है, जो बस इतना कहता है कि दो पार्टिकल है, एक एंगुलर मोमेंटम के साथ J1 और एंगुलर मोमेंटम गति के साथ J2, ए अनुरूप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ आप इन स्टेट्स का एक टेंसर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जिसे आप समान रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से लोग J1 J2 M1 M2 दो सिस्टम लिखते हैं, जिसमें एंगुलर मोमेंटम J1 और एंगुलर मोमेंटम J2 होती है। F यह एक स्टेट J1 M1 और J2 M2 के अंतर्गत आता है। आप एक टेंसर प्रोडक्ट ले सकते हैं। अयुग्मित स्टेट के लिए ऑपरेटरों का संगत सेट क्या है? संगत सेट है यह J1 स्क्वायर्ड, J2 स्क्वायर्ड, J1 Z, J2 Z। तो यह स्टेट सभी चार ऑपरेटरों का एक साथ आइगन स्टेट है। यदि आप J1 Z लेते हैं और इसे J1 J2 M1 M2 पर ऑपरेट करते हैं, तो यह हमें M1 H क्रॉस J1 J2 M1 M2 देने वाला है। इसी तरह J2 Z के लिए यह स्पष्ट है, और J1 स्क्वायर्ड आपको J1 में J1 प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर्ड और इसी तरह J2 देगा। तो यह इस अयुग्मित सेट की एक साथ आइगन स्टेट है, ठीक है। इसलिए यह अयुग्मित आधार था और हमारे पास एक युग्मित आधार भी था। हमारे पास एक युग्मित आधार था जहां आपने कुछ समस्याओं को अभ्यास की समस्याओं की तरह देखा था, जहां आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है या आपके पास SC.SP है, जहां यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो इंटरैक्ट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने इनमें से कुछ समस्याओं को देखा है जहां दोनों के बीच एक इंटरैक्शन होता है। ऑर्बिट मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच सिस्टम इंटरैक्शन होता है, जो ऐसे मामलों में एक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है। आपके द्वारा की गई समस्या में अयुग्मित आधार के साथ काम करना सुविधाजनक है। आप जानते हैं कि अयुग्मित आधार यह नहीं है L.S की आइगन स्टेट नहीं है, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपने इसे जांचा होगा। यदि आपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया है तो आपने SP.S लिया है, और यदि आप अयुग्मित सिस्टम पर ऑपरेट करने का प्रयास करते हैं, जो कि J इलेक्ट्रॉन J प्रोटॉन M इलेक्ट्रॉन M प्रोटॉन है, क्या यह एक आइगन स्टेट थी? यह विशेष रूप से मेरे लिए एक आइगन स्टेट नहीं था, जो कि आधा है Me और MP, जो शून्य से माइनस आधा है। मुझे यकीन है कि आपने इसे जांच लिया होगा। इसलिए यह व्यापक रूप से कुछ कोएफिशिएंट के साथ समान स्टेट के इक्वल नहीं है, इसलिए यह एक आइगन स्टेट नहीं है। यह अयुग्मित आधार है, एक आइगन स्टेट नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यह देखने का दूसरा तरीका क्या है कि यह एक आइगन स्टेट नहीं होगा। यदि आप सेज कंपोनेंट ऑपरेटर Z कंपोनेंट लेते हैं और आप SC.SP करते हैं, तो यह कम्यूटेटर क्या है? SCZ-SP ऑपरेटरों के साथ कम्यूट करता है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है कि यह केवल इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑपरेटर कम्यूट करता है, यह कम्यूट नहीं करता है। इसी तरह अगर मैं प्रोटॉन ऑपरेटरों Z कंपोनेंट SC.SP लेता हूँ, तो यह कम्यूट करता है, इसलिए यह शून्य
के इक्वल नहीं है तो अब योग के बारे में क्या? यदि आप SCZ प्लस SPZ लेते हैं और आप SP.SP करते हैं तो इन दो का योग जो आप उम्मीद करते हैं आप दिखा सकते हैं कि यह शून्य है। कृपया इसे ठीक से जांचें। तो यह एक अभ्यास समस्या है, कृपया जांच करें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के स्पिन ऑपरेटरों के इन दो Z कंपोनेंट का योग जो SC.SP के साथ कम्यूट करेगा। यह ऑपरेटर क्या है? यह क्या काम करता है? यह कपलिंग प्रणाली का कुल Z कंपोनेंट है। हमारे पास हैमिल्टोनियन में इस तरह की कपलिंग है। संगत सेट के साथ काम करना अच्छा है जो कंपोनेंट आधार से संबंधित है जो आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। युग्मित आधार क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? जब इंटरेक्शन होते हैं तो यह हमें बताता है कि युग्मित आधार में कुल SZ होगा। औपचारिक रूप से आप इसे SCZ प्लस SPZ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब आप इसे स्टेट्स में बिना जोड़े के आधार पर ऑपरेट करते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि यह कैसे करना है। यह केवल इलेक्ट्रॉन स्टेट पर ऑपरेट करेगा और यह प्रोटॉन स्टेट पर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा और यहाँ यह इलेक्ट्रॉन स्टेट और प्रोटॉन स्टेट पर आइडेंटिटी ऑपरेटर होगी जो इसे ऑपरेट करेगी। यह आपको याद रखना चाहिए भले ही यह लिखा ना हो। यह साइड युगल युग्मित पर है, आप इसमें अंतर नहीं करते हैं। जब आप इस साइड देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। आप केवल कुल SZ जानते हैं। क्या यह ठीक है? आप वास्तव में हल नहीं करते हैं। कुल SZ बनाने वाले अलग अलग टुकड़े क्या है? तो युग्मित आधार के लिए संगत सेट क्या है? युग्मित आधार के लिए कुल JZ है जो औपचारिक रूप से आप इसे J1Z प्लस J2Z के रूप में लिख सकते हैं, जिसे आपको इस पर उचित रूप से याद रखना चाहिए। आपको कैसे काम करना चाहिए? यह एक ऑपरेटर है। संगत सेट के बारे में क्या दूसरा है? J स्क्वायर्ड कुल J स्क्वायर्ड और J2 स्क्वायर्ड, ताकि आप यहाँ संगत सेट को J1 J2 सेमीकोलन J और M के रूप में लिख सके। और मैं बस यह याद रखने की कोशिश करता हूँ कि यह एक युग्मित आधार है जिसे मैंने अभी खोजा है। यह जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक आपको याद है ठीक है कि यह युग्मित आधार है, जो कि यह मुझे ठीक से नहीं बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है और प्रोटॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, लेकिन यह मुझे बताता है कि यह कुल एक है, इसलिए इसे युग्मित कहा जाता है। आप उसे हल नहीं कर सकते हैं, आप इसे हल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक से दूसरे में जाने के लिए आधार परिवर्तन करने की आवश्यकता है और एक से दूसरे में आधार के इस परिवर्तन को क्लेबर्श गॉर्डन मैट्रिक्स कहा जाता है। और अब हम जा रहे हैं आज उनका मूल्यांकन करने के लिए। तो यह J1 स्क्वायर्ड, J2 स्क्वायर्ड, J स्क्वायर्ड और JZ दोनों का एक साथ आइगन स्टेट है। दोनों समान आधार हैं। क्यों समान है? इसकी डायमेंशियलिटी के इक्वल पहले वाले अयुग्मित आधार की डायमेंशियलिटी के समान ही होगा। इसलिए बस एक रिकैप जो हमने किया था, दोनों आधारों की डायमेंशियलिटी समान है। तो डायमेंशियलिटी क्या है? यह 2J1 प्लस 1 इंटू J2 प्लस 1 है, जो दो आधार से संबंधित मैट्रिक्स है, जिसे हम इसे क्लेबर्श गॉर्डन मैट्रिक्स कहते हैं। और औपचारिक रूप से यह कुछ ऐसा है जिसे मैं ठीक करना चाहता था, शायद सही नहीं किया है, मुझे यह ठीक करना चाहिए था। तो मैं इसे पूर्णता के लिए लिखता हूँ। चूँकि आप पहली टाइम सीख रहे हैं तो आप J1 J2 JM ले सकते हैं। आप एक आइडेंटिटी स्टेट लिख सकते हैं यहाँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि
आप समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यह एक आइडेंटिटी स्टेट है जो J1 J2 Jm को मल्टीप्लाई करती है। यह आधार का पूरा सेट है। यह एक आइडेंटिटी ऑपरेट है, इसलिए इसे समेशन ओवर M1 M2 के रूप में फिर से लिखा जा सकता है। आप इस आंतरिक प्रोडक्ट को ले सकते हैं और लिख सकते हैं, मैंने इसे अभी इसके साथ लिया है और मैं केटी को इस तरफ लाया हूँ क्योंकि यह नंबर है। यह एक सुविधा है। मैंने एक कर्व का उपयोग किया है, लेकिन वास्तव में एंगुलर केवल दो आधार स्टेट का एक आंतरिक प्रोडक्ट है। यह आपको किसी प्रकार का कोएफिशिएंट देगा और इस कोएफिशिएंट को हम कहते हैं कि यह एक क्लेबश गॉर्डन मैट्रिक्स एलिमेंट है। इसलिए हम CG मैट्रिक्स एलिमेंट या तो इस तरह से लिखते हैं या कुछ किताबें इसे J1 M1 J2 M2 Jm के रूप में लिखती है। इसलिए हमारा उद्देश्य इन एलिमेंट्स का मूल्यांकन करना है। हमारा उद्देश्य CG मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का मूल्यांकन करना है और हम करेंगे। इसलिए CG कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स एलिमेंट जो औपचारिक रूप से दिए गए हैं और यह भी हमने पिछले लेक्चर में जांचा है, यह कोएफिशिएंट नॉन जीरो है। केवल जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का योग युग्मित आधार होता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जुड़ जाता है युग्मित आधार। और यह भी मैंने कहा कि आप इसे कुल एंगुलर मोमेंटम माइनस व्यक्तिगत z कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम लेकर काम कर सकते हैं। यह वास्तव में शून्य है और यह सब्स्टिट्यूट है कि Jz इस आधार पर कार्य करना पसंद करेगा। J1 Z और J2 Z इस आधार पर कार्य करेंगे। आपको उन दो स्टेट्स का आंतरिक कोएफिशिएंट M-1 टाइम्स मिलेगा क्योंकि उन दो स्टेट्स का आंतरिक प्रोडक्ट CG कोएफिशिएंट है और वह नॉन जीरो है केवल तभी जब M1 प्लस M2 के इक्वल हो तो ठीक है। इसलिए हम पिछले लेक्चर में यही रुके थे। कुल एंगुलर मोमेंटम में M मैक्स का अधिकतम वैल्यू क्या है जो J1 प्लस J2 से अधिक नहीं हो सकता। क्या यह सही है? तो हमारे पास एक आधार है J1 J2 मीटर या M2 और फिर दूसरा एक समान आधार है जो Jm है, जिसे मैं सिर्फ याद रखने के लिए एक कर्व लगा रही हूँ। यह युग्मित आधार है और CG कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है लेकिन J वैल्यू J2 M और 2 J1 J2 Jm के साथ आंतरिक प्रोडक्ट है जो कि CG कोएफिशिएंट है और यह नॉन जीरो है यदि M1 प्लस M2 इक्वल है M। अब इस शर्त के साथ M अधिकतम क्या है? ये स्टेट M अधिकतम है J1, M2 अधिकतम है J2 और यह कंडीशन M1 प्लस M2 M होना चाहिए और यह मुझे बताएगा कि M अधिकतम से अधिक नहीं हो सकता। यह होना चाहिए J1 प्लस J2। यह है कि स्पष्ट M अधिकतम दो पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का योग है। J1 पार्टिकल एक एंगुलर मोमेंटम है, J2 पार्टिकल दो एंगुलर मोमेंटम। अधिकतम वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर युग्मित आधार में यह होना चाहिए। इसलिए यदि आपके पास यह अधिकतम होना चाहिए, ये Jm स्टेट अर्थपूर्ण है। यदि Jm के इक्वल है तो ठीक है। इसलिए J अधिकतम भी J1 प्लस J2 होगा। इसलिए हम उस अधिकतम स्टेट को लेंगे। तो आइए हम उस अधिकतम स्टेट को लेते हैं। J1 J2 J इक्वल है 1 प्लस J2 M इक्वल J1 प्लस J2 इस स्टेट के इक्वल है। यह केवल J1 J2
m1 इक्वल 2 j1 m2 इक्वल j2 के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। यह एकमात्र संभावना है कि यह कोएफिशिएंट इसे 1 के रूप में रखेगा, जिसे हम इसे एक स्ट्रेट स्टेट या मैक्सिमम स्टेट कहते हैं। स्ट्रेट स्टेट अयुग्मित आधार और अयुग्मित आधार यह है और हम उन दो स्टेट्स की बराबरी करेंगे जो प्रारंभिक पॉइंट है। इसलिए कोएफिशिएंट Cg कोएफिशिएंट है जो स्ट्रेट स्टेट को युग्मित आधार को स्ट्रेट स्टेट से संबंधित करता है। अयुग्मित आधार हमेशा एक होता है। तो इस भाषा में इसका क्या अर्थ है? यदि आप इसे J1 रखते हैं, यदि आप J2 रखते हैं, यह J1 प्लस J2 होगा और यह J1 प्लस J2 के इक्वल होगा। यही अर्थ है, यह एक होने जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि हम Cg को 2 के इक्वल रखेंगे, तो यह अयुग्मित स्टेट है और यह युग्मित अवस्था है और इन दोनों को इक्वल किया गया है। m वैल्यू 1 के चरणों में मैक्सिमम वैल्यू से घट जाएगा। इसलिए आपने स्ट्रेट स्टेट से को यूनिट 1 से घटा दिया। आप यह कैसे करते हैं? आप कम करने वाले ऑपरेटर द्वारा करते हैं, जो कि J माइनस है। कुल J माइनस युग्मित आधार है। अयुग्मित आधार J1 माइनस प्लस J2 माइनस है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने m को मैक्सिमम m से 1 यूनिट तक कम कर सकते हैं। यही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ स्टेट पर कंसिडर करें जो कि मैक्सिमम वैल्यू से 1 कम है, जो कि J1 प्लस J है 2 माइनस 1 है। एक बार जब यह m हो जाता है तो J1 प्लस J2 माइनस 1 होता है और हमने कुल J को J1 प्लस J2 के रूप में निर्धारित किया है, जो अभी भी उस स्टेट को अनुमति देगा जिस पर आप सहमत हैं और फिर भी उस स्टेट को अनुमति देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे 2 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं बिना अयुग्मित आधार पर। पहला तरीका क्या है? यदि आप m1 को J1 m2 को J2 माइनस 1 के रूप में लेते हैं, जो कि एक विशिष्ट mm प्राप्त करने का एक तरीका m1 प्लस m2 m होने के लिए J1 प्लस J2 माइनस 1 होना चाहिए। 2 कंडीशन है m1 इक्वल J1 m2 इक्वल J2 माइनस 1 और कंडीशन m1 है J1 माइनस 1 और m2 है J2। तो यह एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें हम चरण कम करते रह सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या विकृतियां हैं, कौन सी 2 स्टेट्स उपरोक्त m वैल्यू में योगदान कर सकते हैं। J के लिए 2 कंडीशन सुझाते हैं। मैंने कहा कि कुल J 1 है। यह J1 प्लस J2 हो सकता है क्योंकि यह स्ट्रेट स्टेट है, मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। अन्य कंडीशन मेरे पास J1 प्लस J2 माइनस 1 भी हो सकता है क्योंकि स्टेट J को माइनस m से प्लस m तक जाने की अनुमति देता है या m कम होना चाहिए, J इक्वल होना चाहिए, जो कि सही है। अन्य संभावना है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप सभी संभावित डिजेनरेसी और स्टेट्स को अयुग्मित आधार पर निर्धारित कर सकते हैं जो कुल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में योगदान कर सकते हैं, जो m है, और आप कुल m से नीचे नहीं जा सकते। इसे -J1 होना चाहिए, -J2 इससे अधिक नहीं हो सकता। सहमत है ना? यदि J1 प्लस J2 है तो आप -J1 प्लस J2 से +J1 प्लस J2 और 1 के चरण से जा सकते हैं, जो एक एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए कि हम सुविधा के लिए लेते हैं, आप दोनों को इक्वल एंगल ऑफ मोमेंटम मान सकते हैं या आप उनमें से एक को दूसरे पार्टिकल को एंगुलर मोमेंटम से कम मान सकते हैं और इस प्रकार का डिजेनरेसी मूल्यांकन जो हमने यहाँ किया था
आप इसे करने का प्रयास कर सकते हैं और आप पाएंगे कि मैक्सिमम डिजेनरेसी से अधिक नहीं होगा। निचला एंगुलर मोमेंटम ठीक है। ये ऐसी जांच है जो आप उदाहरण के लिए कर सकते हैं। जांच J1 को 2 और J2 को 1 होने दें। यह मुझे बताता है कि क्योंकि J2 1 है, मैक्सिमम डिजेनरेसी 3 होनी चाहिए। यह कहा गया होगा कि डिजेनरेसी 5 है, लेकिन जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम इस तालिका में 3 के रूप में गिरावट के रूप से अधिक नहीं होंगे। M मैक्स 2 प्लस 1 है जो कि 3 है, तो M मिनिमम -3 है। आप एक के घटते चरणों के चरणों में जा सकते हैं जब तक कि आप मिनिमम M तक न पहुंचे, जो 2 1 0 -1 -2 -3 है। M1 M2 योगदान क्या है? दिए गए M1 प्लस M2 M के इक्वल होना चाहिए। आप सभी अनुसरण कर रहे हैं। M1 प्लस M2 M के इक्वल होना चाहिए और यह दर्शाता है कि एक विशिष्ट 3 के लिए यह एक स्ट्रेट स्टेट है, यह एक डायमेंशनल है। यदि आप M को 2 के इक्वल लेते हैं तो 2 संभावनाएं हैं। आप M1 को 2 और M2 को 0, या दूसरी स्थिति है यदि आप 1 के इक्वल M पर जाते हैं। आपके पास हो सकता है, याद रखना चाहिए कि M2 -1 0 और +1 से मान लेगा और M1 0 से 2 -1 0 जमा 1 और 1 2 से मान लेगा। अब आप समझते हैं, यदि आप लेते हैं और इसमें एकमात्र संभावना है तो यह आश्वस्त करता है कि यदि J2 J1 से कम है तो स्टेट्स की मैक्सिमम डिजेनरेसी जो एक विशिष्ट M में योगदान कर सकती है, इस मामले में 3 है। इसलिए आपको कहीं भी 5 की डिजेनरेसी नहीं मिलती है। बस इसे देखने के लिए और किसी और चीज की जांच करने के लिए J1 को 3/2 और J2 को आधा या कुछ और ले और इसे देखें डिजेनरेसी क्या है, या J1 टू भी 5/2 J2 भी एक और देखें कि डिजेनरेसी क्या है। सिर्फ आपके लिए इस तालिका को देखने के लिए कैसे इस डेटा से डिजेनरेसी हम निर्धारित कर सकते हैं। मिनिमम एक डिजेनरेसी 3 तरह का संकेत देगा। J मिनिमम कुछ है। आप जानते हैं कि वह कौन सा है जो 3 डायमेंशनल है, इसलिए मोटे तौर पर हम इस विस्तृत उदाहरण से मिनिमम J जानते हैं। लेकिन मैंने पिछली टाइम आपके लिए एक अभ्यास के रूप में भी कहा था। मैंने आपको क्या बताया कि युग्मित और अयुग्मित आधार के लिए समान होने के लिए डायमेंशियलिटी का उपयोग करें। J मैक्स को J1 प्लस J2 और निर्धारित J मिनिमम लें जो मैंने कहा है। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं, बस एक साधारण समेशन, आपको क्या मिलेगा ताकि आप इसे बाएं हाथ की ओर प्राप्त करें और इसे J1 प्लस J2 के इक्वल करना होगा। यदि आप इसकी बराबरी करते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि J मिनिमम मोड है J1 माइनस J2। यदि J2 J1 से कम है तो आप J1 माइनस J2 लिख सकते हैं। यह भी बताएगा कि J1 के इक्वल 2 और J2 इक्वल 1। J1 माइनस J2 1 है और यह 3 डायमेंशनल है जो है डिजेनरेसी क्यों अधिक नहीं हुआ, यह किसी प्रकार का संकेत है, लेकिन स्वतंत्र रूप से J वैल्यू मैक्सिमम J वैल्यू उन दो का योग है। दोनों पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम मिनिमम J वैल्यू अंतर का पॉजिटिव होगा। ठीक, यदि J1 J2 से बड़ा है तो यह J1 माइनस J2 है जो कि मिनिमम J वैल्यू है। यदि J1 J2 से कम है तो यह J2 माइनस J1 स्पष्ट है।